बेटा इस वीडियो में हमने जो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ से हमने कुछ जेई के और कुछ नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हुए हैं और उसको हमने डिस्कस किया हुआ है। और आपको ये देखना है कि क्वेश्चन आता कैसे है और उसको हम तोड़ते कैसे हैं, ठीक है ना। और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से आपको बता दूं कि ज़रूर क्वेश्चन में मिलते हैं नीट और जेई में, लेकिन इतना सिंपल होते हैं कि बड़े आसानी से आप कर सकते हो। बट अगर आपका अप्रोच गलत हुआ तो आंसर कभी नहीं आने वाला है। तो अप्रोच पर आपको फोकस करना है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कैसे तोड़ते हैं इसको। जैसे मान लीजिए जेई मेन 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, अ फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड सक्सेसफुली बाय अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा बाई 2। मतलब एक मेटेलिक सरफेस है जिस पर दो लाइट, अलग अलग लाइट गिराई गई है। एक लाइट की वेवलेंथ है लैम्डा और दूसरे की लैम्डा बाई 2। और आपको यह पता होना चाहिए कि जिस लाइट की वेवलेंथ कम होगी उसकी अंदर जो फोटोन है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो वेवलेंथ और एनर्जी हमेशा इन्वर्सली रहते हैं। वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी। अब दो वेवलेंथ गिराई गई। इफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड केस इज 3 times दैट इन द फर्स्ट केस, देन व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो पहले में लैम्डा गिराई गई, दूसरे में लैम्डा बाई 2 गिराई गई। दोनों से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी अपनी अपनी। तो आपको पता है कि जिस केस में आने वाले फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होगी वो फोटोन काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। तो आप बताइए, लैम्डा गिर रही है, लैम्डा बाई 2 गिर रही है। इन दोनों में अगर मैं कहूँ लैम्डा बाई 2 लैम्डा में किस फोटोन के पास किस फोटोन के पास ज़्यादा एनर्जी है, तो कहोगे सर जिस फोटोन के पास लैम्डा बाई 2 की वेवलेंथ होगी उसके पास अधिक एनर्जी होगी। तो जिस फोटोन के पास अधिक एनर्जी होगी वो फोटोन क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो आपने कहा कि इसका मतलब सेकेंड केस में जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी। तो कह रहा है कि सेकेंड केस में जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो 3 times है इन द फर्स्ट केस, ठीक है ना। तो हम डायग्राम बनाते हैं, क्वेश्चन तोड़ते हैं। एक लाइट को लेकर के एक बनाओगे इक्वेशन, दूसरी को लेकर दूसरा इक्वेशन बनाओगे, सॉल्व करोगे, फाई आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। अब देखो बेटा जी, आपके पास एक मेटल सरफेस है, ठीक है ना। इस पर क्या है, मान लीजिए लाइट आकर, पहले केस में लाइट आके गिरी। जो लाइट में जो ये फोटोन है, इस फोटोन की जो वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा है। तो इसके पास अगर वेवलेंथ लैम्डा है तो एनर्जी कितनी होगी बेटा जी, एनर्जी कितनी होगी बोलो, एनर्जी होगी आपकी SC बाई लैम्डा होगी, ये ना। तो इस वेवलेंथ की फोटोन गिरा, इस फोटोन जब फोटोन गिरा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी वो K है, ठीक है ना। और सेकेंड केस में जब फोटोन आ रहा है, इसकी क्या है, वेवलेंथ लैम्डा बाई 2 है। तो अगर ये फोटोन यहाँ पर गिरा तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा इसकी काइनेटिक एनर्जी जो आपको है दिया गया है, अगर इसकी K है तो इसकी 3 times 3K है। तो दोनों में क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन लिखो। अब देखो बेटा जी, यूज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन क्या है, HC बाई लैम्डा होता है, ये होता है ना, SC बाई लैम्डा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस वर्क फंक्शन, यही तो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। तो पहले केस में लगाते हैं। तो पहले केस में क्या सिंपल होगा, SC बाई लैम्डा, क्योंकि वेवलेंथ आपकी लैम्डा है, इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की है प्लस वर्क फंक्शन लिख दिया, आपका पहला इक्वेशन हो गया, ये पहला लगा दिया हमने। अब सेकेंड केस में लगाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन लगाएंगे, तो क्या होगा, SC और अपॉन लैम्डा जो होता है, कितना यहाँ पर है, लैम्डा बाई 2 रख दिया हमने। और जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो 3K है, अब प्लस 5 कर दिया, तो उसको हमने रिवर्स किया तो ये बन गया आपके पास। तो यहाँ पर एक इक्वेशन ये बन गया और ये क्या इक्वेशन आपका ये बन गया। बस इन दोनों को सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, एक इक्वेशन आपका ये आ गया, दूसरा आपका ये आ गया, ठीक है ना। अब देखो हमें आंसर चाहिए SC और लैम्डा में, तो अब क्या करो, फाई हमें चाहिए। तो आप क्या करो, क्योंकि आपको यहाँ से K को एलिमिनेट करना पड़ेगा ना। अगर K को दोनों इक्वेशन से K हो जाएगा एलिमिनेट, तो फाई की वैल्यू आएगी SC बाई लैम्डा में। क्या करो, पहले वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3K, यहाँ भी 3K है, ठीक है ना। तो अगर डिवाइड मल्टीप्लाई 1 में जो है 3 से मल्टीप्लाई 3, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे अगर, तो आप देखो डिवाइड करोगे तो K और K कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3SC बाई लैम्डा, यहाँ क्या होगा 2SC बाई लैम्डा। जब माइनस करोगे तो 3SC बाई लैम्डा एंड 2SC बाई लैम्डा आपका क्या आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा, SC बाई लैम्डा आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। ये आपका आ जाएगा SC बाई लैम्डा। तो आपने कहा HC बाई लैम्डा हो गया लेफ्ट साइड में। राइट में क्या होगा, राइट में ये 3K कट जाएगा, यहाँ पर होगा 3 फाई और 3 माइनस फाई
आप कहोगे सर यहाँ पर आ जाएगा 2 फाई, तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा जी, hc/2 लैम्डा। तो वर्क फंक्शन जो आपका निकल के आया कितना आया, hc/2 लैम्डा। अब जो ऑप्शन आपका ये करेक्ट है, ठीक है ना। टाइम ज़्यादा लग गया इसमें, आप अगर कॉन्सेप्ट के साथ करोगे, मतलब आप तो मुझको ये समझाना था इसलिए मैंने इसमें इतना टाइम, वरना 2 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। आई थिंक इस बात को समझ पाए आप। अब बेटा देखो इसमें ये नीट 2004 का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट। देखो क्या है, ग्राफ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन द ग्राफ बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एंड द फ्रीक्वेंसी, जो फोटोन आ रहा है उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की बात है। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है, ठीक है बेटा जी। तो उसमें कौन सा ग्राफ सही होगा आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आप आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन लिख लीजिए। तो अगर हम लोग सोल्यूशन करते हैं तो देखते हैं कैसे होगा ये, बस आपको इक्वेशन पे ही बेस्ड है। आपने कहा कि जो एनर्जी हमारी होती है, देखिए, तो आप कहते हो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, है ना, एच न्यू माइनस फाई, है ना। एच न्यू क्या है, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है ना। और अब ये एनर्जी वास्तव में रिलेशन तो ऐसे होता है ना कि एच न्यू इज इक्वल टू, ये जो लाइट आएगी, जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी है, ये एनर्जी दो पार्ट में ब्रेक होती है। एक तो इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में, और एक वर्क फंक्शन में जाती है। इसको रीअरेंज करके हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें क्या है कि ये फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल तो चेंज होगा नहीं, ये फोटोन की फ्रीक्वेंसी है। जैसे जैसे फोटोन की फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाते जाएंगे तो फोटोन की एनर्जी बढ़ती जाएगी, और फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ती जाएगी। तो इसको आप मानोगे सर ये आपका वाई है, ये क्या आपका है, एच आपका कांस्टेंट, इसको एम मानोगे, ये स्लोप हो जाएगा, और न्यू क्या होगा आपका, जस्ट लाइक एज एक्स हो जाएगा, ये -5। तो देखो ये क्या है, ये जो है वाई इक्वल टू एम एक्स -5 को सी लिख दो, यहाँ पर आप सी लिखते हो ना, सी -c। देखो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपका है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसमें क्या है, c जो आपका है इंटरसेप्शन है, नेगेटिव है, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ बनाते हो y इक्वल टू एम क्या आपका स्लोप है। तो वैसे आपकी काइनेटिक एनर्जी एज ए वाई की तरह है, h आपका स्लोप की तरह है, न्यू क्या है x की तरह है, फाई आपका c की तरह है। तो जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे आप, तो आप कहोगे सर ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिएगा, ये काइनेटिक एनर्जी है और ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करूँगा, नेगेटिव इंटरसेप्ट आएगा तो आप कहोगे ग्राफ सर ऐसे आएगा, देखो इस तरीके से ना, ये मतलब ये जो आपका पोर्शन होगा यहाँ पर, इतना आपका जो होगा पोर्शन, ये जो यही तो होता है -c ना, ये हो जाएगा -5, सिंपल 5 लिखो इसको, माइनस में है ना ऑलरेडी, ये आपका 5 इंटरसेप्शन हो गया, ठीक है ना। और ये आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करोगे आप कहोगे सर कि इस ग्राफ में अगर देखा जाए तो कौन सा सही है, ये वाला ग्राफ आपको करेक्ट दिखेगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट करा ग्राफ को यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। नीचे वाला पोर्शन दिया ही नहीं गया है, तो इसमें ये ग्राफ आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू -5। तो इस तरीके से ग्राफ को प्लॉट करोगे। आई थिंक पहला ग्राफ आपका करेक्ट है, ठीक है ना। अब हम अगले क्वेश्चन में आएंगे बेटा। देखो बेटा ये पूछा गया क्वेश्चन 2002 में जेई मेन में, कि सोडियम एंड कॉपर हैव वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज नियरेस्ट टू। दोनों की जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है ना, रेशियो ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज नियरेस्ट टू। कॉपर के केस में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी, और आपका जो है सोडियम के केस में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी, आपको ये बताना है, इनका रेशियो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो मेटल के वर्क फंक्शन से रिलेटेड है। तो आप यहाँ सोल्यूशन में कह सकते हो कि जो मेटल का वर्क फंक्शन है, मेटल का जो वर्क फंक्शन होता है वो क्या होता है, एच न्यू नॉट होता है। एच न्यू नॉट का मतलब क्या होता है, थ्रेशोल्ड न्यू नॉट का मतलब क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, या इसको टी एच कर सकते हो ऐसे, एच न्यू टी एच मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये है। तो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल आप एच सी अपॉन न्यू टी एच को, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को आप, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ, तो ये आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, ये आपका रिलेशन है। तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एस सी बाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है बेटा जी। अब कह रहे हो सर कि बेटा जी मान लो आपने कहा कि जो वर्क फंक्शन किसका है, सोडियम का है ना,
वर्क फंक्शन सोडियम का है और जो वर्क फंक्शन कॉपर का है, दोनों का रेशियो ले लो। क्या आएगा देखो, कहोगे सर Hc अपॉन, है ना, किसका वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ कॉपर, अपॉन बोलो Hc अपॉन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ देखो सही करो इसको, ये होगा आपका Hc अपॉन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सोडियम, है ना, अपॉन Hc अपॉन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ कॉपर। ठीक है ना, इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो यहाँ से Hc कट जाएगा, ये Hc अपॉन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ कॉपर। ठीक है ना, इससे कटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा जी, लैम्डा कॉपर का और फिर लैम्डा सोडियम का। ठीक है ना, बस फटाफट इसको रख लेंगे, क्या आ जाएगा 2.3 अपॉन वॉट 4.1, है ना, और ये कितना है, ये 2.3 है, 4.1 लगभग ये 2 है और ये 4 है, तो नियरेस्ट आप क्या सकते हो 1/2 कर सकते हो। तो आप, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सोडियम एंड कॉपर का रेशियो चाहिए, तो यहाँ पर क्या निकाला आपने, कॉपर और सोडियम का, तो उसका रेसिप्रोकल करोगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सोडियम अपॉन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ कॉपर। ठीक है, कितना जाएगा ये 2 अप्रॉक्सीमेटली आएगा ना, 2/1, इसको अप्रॉक्स ले लिया तो ये आ जाएगा 2:1 के बराबर। ये आपका आंसर ये वाला सी वाला करेक्ट होगा। ठीक है ना, तो याद रखना आप लोग कि कॉपर और सोडियम का रिलेशन तो आपने निकाल दिया, लेकिन आपसे पूछा गया किसका, सोडियम और कॉपर का रेशियो, तो आपने उसका रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है बेटा जी, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आऊँगा। तो बेटा एक शानदार क्वेश्चन आपका है, द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन की एनर्जी क्या है, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो उसका मोमेंटम कितना होगा, फोटोन का मोमेंटम आपको निकालना है। ठीक है ना, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन पता आपको क्या आता है, अगर बात करें कि मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो कहोगे मोमेंटम ऑफ फोटोन होता है E/c, ऐसे। तो अगर आप एनर्जी, अगर फोटोन की एनर्जी आपको मिल जाती है तो आप सी से डिवाइड करके मोमेंटम निकाल दोगे, बिल्कुल वन लाइन सोल्यूशन आपका है। लेकिन फोटोन की एनर्जी आपको निकालनी होगी, तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, और हमें जो मोमेंटम चाहिए किसमें चाहिए, केजी मीटर पर सेकंड में, मतलब एसआई सिस्टम में चाहिए। तो आप 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करोगे इसमें जूल में, इसके बाद जूल में कन्वर्ट करके फिर यहाँ ई के प्लेस पे रखो, अपॉन सी करो, आंसर आ जाएगा। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखो। तो अगर आप सबसे पहले क्या कर लो आप लोग, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी होती है, तो आपको पता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये तो रहेगा ही रहेगा, और इंटू 10⁻, क्या करेंगे 6 करेंगे, ठीक है ना, तब ये जूल में आएगा। इतने 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल एनर्जी होती है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, मोमेंटम निकालना है, तो P इज इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी कितनी आ गई जूल में, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻6 हो गया, अपॉन क्या होगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा जी, अब देखिएगा, अब इसे कट कर लेते हैं, तो ये 3 है, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 0.5 आएगा अप्रॉक्स, है ना, क्योंकि पावर बहुत बड़ी है इसलिए 0.5 तक छोड़ देंगे हम, तो 0.5 आ गया। और आप 8 को ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा आपका -2, और ये क्या होगा -19, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मोमेंटम कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻21 आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, लेकिन आंसर आपका 5 में दिया गया है, तो जीरो को आप, इस पॉइंट को आप इधर लेके जाओगे, हो जाएगा 5 इंटू 10⁻22 केजी मीटर पर सेकेंड। तो आपका जो ऑप्शन है, आई थिंक सी आपका करेक्ट है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, वन लाइन सोल्यूशन था बेटा, बोलना कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आप कन्वर्जन आपका स्ट्रांग है तो बड़ी आसानी से इसे कर ले जाओगे। नीट 2006 का क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। अब देखो बेटा जी, ये आपका 2004 जेई मेन में क्वेश्चन पूछा गया है कि द वर्क फंक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इज 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक मेटल आपका है, एक सब्सटेंस है, जिस सब्सटेंस का जो आपका वर्क फंक्शन है ये दिया हुआ है, कितना वर्क फंक्शन आपका 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। ठीक है ना, अगर हम सोल्यूशन की बात करें और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ है,
द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम दिस सब्सटेंस इज अप्रॉक्सीमेटली। ये जो सेंटेंस है यही इंपॉर्टेंट है, यही बच्चे यहाँ पर क्या है, यहीं पर कन्फ्यूज होते हैं और काम नहीं कर पाते हैं, क्या करना है। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इसका मतलब हुआ कि जिस फोटोन की एनर्जी, जिस फोटोन की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होने वाली है उसकी एनर्जी मिनिमम होगी, है ना। तो मिनिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग आपको वेवलेंथ निकालनी है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, अगर आप यहाँ पर पॉइंट आउट करो कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी। ठीक है बेटा जी। और मिनिमम एनर्जी का मतलब होता है, अच्छा मिनिमम एनर्जी है जिसका मतलब मिनिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो भी वेवलेंथ होगी उसे बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या बोलेंगे उसको, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसका मतलब आपसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात कर रहा है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात कर रहा है। तो आपको फाई पता है, तो यहाँ से जो फोटोन आएगा, है ना, तो इस फोटोन की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होनी चाहिए कि जिससे कि इसकी यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या है, निकल सके, जस्ट निकल सके। तो आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को आप जानते हो कि हम फाई से डिनोट करते हैं, वर्क फंक्शन से रिलेट आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है एस सी अपॉन क्या है, लैम्डा टी एच है। तो यहाँ से अगर लैम्डा टी एच की वैल्यू का कैलकुलेशन करना चाहेंगे हम लोग, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो आपकी आ जाएगी वो कितना आएगी बेटा जी, एच सी अपॉन फाई। फाई मीन्स वर्क फंक्शन, ये आपका ये फाई। तो एच सी मतलब क्या होता है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ओके, और इंटू 3 इंटू 10⁻8 अपॉन वर्क फंक्शन आपका दिया गया, इतना दिया गया है, वर्क फंक्शन आपका 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। तो उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर का जितने टर्म है सब एसआई सिस्टम में है। तो 4.0 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो आप देखो ये आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 3108 इंटू 10⁻10 मीटर। इसको हम चाहे तो एंगस्ट्रॉम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, या अगर आपको 3108 हो जाएगा एंगस्ट्रॉम हो जाएगा ना, ठीक है ना। और अगर आंसर आपका दिया है नैनोमीटर में तो कितना होगा तुम्हारा नैनोमीटर, ये हो जाएगा तुम्हारा 310.8 NM। ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन सा है, ये सी पॉइंट, आप सी जो है ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है बेटा जी। अब मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ। अब देखो यहाँ पे बेटा एक शानदार क्वेश्चन नीट 2000 से पूछा गया 7 में, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आपको फील भी आएगा कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतने हर्ट्ज इज प्रोड्यूस बाई अ लेज़र। ठीक है ना, कितनी फ्रीक्वेंसी दी गई है मोनोक्रोमेटिक लाइट की, 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। द पावर एमिटेड इज 2 इंटू 10⁻³ वाट। जो पावर एमिट कर रहा है वो इतने वाट की पावर एमिट कर रहा है। द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड, द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड ऑन द एवरेज बाय द सोर्स इज पर सेकेंड। किसकी बात किया उसने, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड की बात कर रहा है बेटा जी। ठीक है ना, पर सेकेंड की बात करने का मतलब क्या हुआ कि एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाओगे, आपको पता है कि अगर बात करते हैं एनर्जी पर सेकेंड या पावर की बात करते हैं तो P इक्वल टू क्या है, पावर इक्वल टू एन एच हो जाएगा न्यू, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये पावर क्या है, E/T होता है ना, ये क्या होता है पावर, ये होता है एनर्जी, ये एनर्जी पर सेकेंड, है ना। ये पावर होगा, क्या होगा तुम्हारा, NH न्यू होगा। आई थिंक समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है ना। तो यहाँ से n कितना होगा जी, व्हाट इज द n नंबर ऑफ फोटोन, आपको n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन है, तो n क्या होगा तुम्हारा, n आपका हो जाएगा P अपॉन क्या होगा, H न्यू होगा। P आपको दिया गया है, कितना दिया गया P बेटा जी, P दिया गया है 2 इंटू 10⁻³ वाट दिया गया है, और H 6.63 इंटू 10⁻⁻34 होता है, पता आपको है, और इंटू न्यू की फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन क्या दिया गया है, और 6 इंटू 10⁻14 दिया गया ये। ठीक है बेटा जी। इसके बाद इसको सॉल्व किया आपने तो आपका जो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड आपका आ गया, वो आ गया कितना, सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 5 इंटू 10⁻15 ये। ठीक है ना। तो सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, सबसे पहले पावर को अलग कर लो, है ना।
पावर को अलग कर लो आप। इसके बाद जो है कि यहाँ पर देखो 34 है, यहाँ पर -34, यहाँ 14 सॉल्व करके पावर अलग करो, फिर डिवाइड कर लो, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ फोटोन आ गया। सिंपल था, बहुत ही कम टाइम में करने वाला क्वेश्चन था, लेकिन बस फॉर्मूले की समझ होगी आपको। मैंने बताया भी था आपको, मेमोरी मैप में फार्मूले को मैंने समझाया था आपको। अगर फार्मूले की समझ है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, डुअल नेचर रेडिएशन मैटर में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। फार्मूले को पकड़ के रखो, ठीक है बेटा जी। देखो बेटा, ये 2006 जेईई मेन का क्वेश्चन है कि द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ मेटेलिक सरफेस करस्पॉन्डिंग टू एन एनर्जी 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक मेटेलिक सरफेस की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो कितना है, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो कितना है, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मीनिंग अगर समझ में आई तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे आप, है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब कि वर्क फंक्शन, मेटल का वर्क फंक्शन वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, और वो दिया हुआ है एनर्जी की कितने इक्विवेलेंट है, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, हमने यहाँ पॉइंट आउट कर दिया है। एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द सरफेस इज 5 वोल्ट। इसका मतलब जो फोटोन यहाँ गिरेगा और यहाँ से क्या है, वर्क फंक्शन की एनर्जी को बैलेंस करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकालेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, और इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग ही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो की एनर्जी होती है वो होती है बेटा जी। तो आपको बता दें कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस इज 5 वोल्ट। अगर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उस इलेक्ट्रॉन जो इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, इसको स्टॉप करने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है कितना, v, सिंपल v दिया हुआ है। तो अगर सिंपल v दिया हुआ है तो बताइए, तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको v दिया हुआ है, मैंने इसको v लिख दिया, ये v, तो अब इस v के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी कितनी होगी, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो आप कह सकते हो कोई भी मेटल सरफेस, किसी भी मेटल सरफेस का अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, किसी भी मेटल सरफेस का अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, तो आप समझ लो कि वहाँ से आप उस मेटल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हो उस स्टॉपिंग पोटेंशियल में ई से मल्टीप्लाई करके। तो जब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दिया हो तो आप समझ जाओ कि वहाँ से मैक्सिमम एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन की निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब फाई कितना दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और काइनेटिक मैक्स क्या दिया गया है, काइनेटिक मैक्स क्या दिया गया बेटा जी, ये दिया गया है कितना, कितना 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 वोल्ट है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाएगी। 5 वोल्ट है ना, तो ई से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब ये जो फोटोन आ रहा है, ये फोटोन क्या करेगा, इस फोटोन की एनर्जी 2 पार्ट में डिवाइड होगी, एक तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में, एक तो वर्क फंक्शन में। तो जो फोटोन की एनर्जी होगी उसे कैसे करेंगे बेटा, अब हमें निकालना है कि फोटोन की वेवलेंथ। तो फोटोन की वेवलेंथ कैसे निकलती है, तो कहोगे सर एच न्यू जो है वो 2 पार्ट में टूट रहा है, किसमें, 6.2 में टूट रहा है, प्लस क्या है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में टूट रहा है, ठीक है बेटा जी। तो आपको सर कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ से आ जाएगा आपका 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ जाएगी एच न्यू। आपको निकालना है कि ये जो फोटोन है इस फोटोन की वेवलेंथ कितनी होगी, जो फोटोन आ रहा है उसकी वेवलेंथ निकालनी है। तो आपका क्या होगा कि सर एस सी बाई लैम्डा कर लेंगे, इज इक्वल टू क्या कर लेंगे 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस आर नो। और लैम्डा को आप राइट साइड इधर राइट में भेज दोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा जी, एच सी अपॉन 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है ना बेटा जी। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो बेटा आपको पता है कि अगर ये एनर्जी जो आपकी नीचे वाली एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो ये एस सी की वैल्यू क्या रखेंगे 12400 अपॉन 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा ऐसे, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी 1109.9 एंगस्ट्रॉम। और रेंज किसकी है ये, ठीक है ना, 11 ये आपका हो जाएगा तुम्हारा 1109 एंगस्ट्रॉम। ये किस रेंज में आती है ये आपको समझना पड़ेगा, ये अल्ट्रा वायलेंट की रेंज में आती है। ये जो वेवलेंथ है किस रेंज में आती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती है। इसलिए कह सकते हो एज यूवी रीजन वेवलेंथ एग्जिस्ट फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक बेटा जी, पॉइंट आउट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये अल्ट्रा वायलेट की वेवलेंथ उस रीजन में लाई करती है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब बेटा ये क्वेश्चन दिया गया, पार्टिकल ऑफ मास 1 मिलीग्राम हैज़ द सेम वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेलोसिटी 3 × 10⁶ मीटर
पर सेकेंड है, ठीक है ना। अब पूछा द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, मतलब जो पार्टिकल है, अगर जो आपसे कहा गया एक पार्टिकल की जो एक पार्टिकल की जो वेवलेंथ है वो इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ के बराबर दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन की स्पीड आपको दी गई है, तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जबकि दोनों की वेवलेंथ क्या है, सेम है। ठीक है बेटा जी, तो क्या कर लो बेटा, एक एक करके आप देख लो कि जो पार्टिकल की वेवलेंथ है उसको पहले लिख लो अकॉर्डिंग टू, आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, h/mv होती है, ठीक है ना। ये लैम्डा इक्वल टू, तो लैम्डा फॉर पार्टिकल क्या होगा, h/, मास ऑफ द पार्टिकल दिया हो गया 1 मिलीग्राम, तो 10⁻³ -3 ग्राम होगा बेटा जी ना। ये बेटा 10⁻6 होगा ना, ये है कि नहीं, लैम्डा पार्टिकल h/p है ना, क्योंकि ये आपका मिलीग्राम में, तो आप इसको केजी में कन्वर्ट करोगे। वैसे भी आप देखो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो कि लैम्डा किसके लिए, लैम्डा फॉर पार्टिकल ना, ऐसे कर लेते हैं, लैम्डा फॉर पार्टिकल क्या होगा, h/ मास ऑफ पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और लैम्डा इलेक्ट्रॉन का क्या होगा जी, लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, h/ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो और कह रहा है कि लैम्डा पार्टिकल का लैम्डा इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर है, तो अगर इनको हम इक्वेट करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा जी, h/ मास ऑफ पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू h/ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। h और h कट गया, तो इसको इक्वेट कर सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और आपसे पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो जो वीपी होगा वो कितना होगा, ये होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन जो है मास ऑफ पार्टिकल, नॉट प्रोटॉन, पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पार्टिकल दिया हुआ है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, है ना, इंटू, अच्छा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या दिया है 3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड अपॉन, है ना, मास ऑफ पार्टिकल क्या दिया हुआ 1 मिलीग्राम में होता है 10⁻⁻6 kg। ठीक है, आई थिंक मेरी बात समझ गए, और इसको सॉल्व करते हैं तो कहोगे सर यहाँ पर आ जाएगा Vp इज इक्वल टू 10⁻6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा हो जाएगा प्लस, या तो आप इसको इस तरीके से कट भी कर सकते हो, तो बेटा जी नहीं सॉरी, यहाँ प्लस है ना, ये प्लस है, ठीक है ना, ये ऊपर जाएगा हो जाएगा 12, और ये आपका हो जाएगा 9.3 है, हो जाएगा कितना 27.3 इंटू पावर को रिजॉल्व करेंगे तो 10 टू पावर क्या जाएगा -19 मीटर पर सेकेंड, या तो इसको और सॉल्व कर देते हैं तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या आ जाएगा 2.73 इंटू 10 टू पावर 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये आ गया आपका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जब पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सेम है। ठीक है बेटा जी, अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट से भी आया हुआ है नीट में, उसको भी मैंने पॉइंट आउट कर दिया। किस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि इन द डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन कैन बी इंक्रीज्ड बाई, यानी कहने का मतलब कि आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा तो उसमें जो फिलामेंट है जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो फिलामेंट और एनोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, है ना। तो आप कहोगे कि ये आपका ऐसे फिलामेंट होता है, ये है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो फिलामेंट और एनोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर इसको हम बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना, तो आप कह सकते हो सिंपल सा है कि इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एनोड एंड फिलामेंट, यानी ऑप्शन आपका ये करेक्ट होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, कुछ डेविएशन से है, कुछ डी ब्रोगली से है, कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे बेटा जी। कोई डाउट कहीं होगा तो हमसे डिस्कस करना, इसके बाद मैं आपको और भी क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में दूंगा और हम लोग मिल करके सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा जी, जो आपको असाइनमेंट में डाउट होगा उसको हम डिस्कस करेंगे।
आई थिंक मेरी बात समझ गए। थैंक यू वेरी मच।